अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सर वसीम विद अनदर लेक्चर। आज की हमारी क्लास जो है वो हम लास्ट अपनी क्लास में पेपर जो है 2021 P1 वेरिएंट 1-2 सॉल्व कर रहे थे। हमने 10 क्वेश्चंस जो थे हमने इसके सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह ताला हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी जितनी भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लें। अगर आप लोगों ने प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ताकि मेरी न्यू वीडियो जो है आपको उसको नोटिफिकेशन बिल्कुल मिल जाए फ़ौरन। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्शंस बेस्ड है। द स्केल ड्राइंग शोज़ अ गार्डन विद 2 trees P and Q. द स्केल इज़ 1 centimeter रिप्रेजेंट 6 meters. ओके, क्वेश्चन में जो है इसने स्केल गिवन है कि 1 centimeter is equals to 6 meters. Okay, next is A part. The garden has the path that is equidistant from P and Q. Using a straight edge of compasses only, construct the path. ओके, हमने क्या करना है, कंपास को यूज़ करके हमने इसका एक पाथ ड्रॉ कर देना है जो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम P to Q। गिवन है क्वेश्चन के अंदर P to Q इक्वी डिस्टेंट है, मतलब अगर ये P है मेरे पास गिवन क्वेश्चन में, ये Q गिवन है, तो मैं अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, सपोज दिस इज़ PQ, तो मुझे इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। जब भी इक्वी डिस्टेंट 2 पॉइंट्स की बात करें तो हमें लाइन को बाइसेक्ट करना है बाय यूजिंग कंपास। तो कंपास को यूज़ करके लाइन को बाइसेक्ट करने का सिंपल तरीका ये देखिए, अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ हम प्रॉपर साफ नीट एंड क्लीन नहीं होगा, लेकिन P के ऊपर आपने कंपास की नीडल को रखनी है एक, ठीक है, और इसको मोर देन हाफ खोल कर एक आर्क इस तरफ लगाते हैं, एक आर्क अदर साइड लगाते हैं। देन वही काम रिपीट करते हैं, सेम रेडियस के ऊपर Q के ऊपर कंपास रखेंगे और एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क अदर साइड लगा देंगे। देन इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में जॉइंट कर देंगे विद अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पाथ आपको नज़र आ रहा है, दिस लाइन की जो अभी आपने ड्रॉ की है, ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम P to Q। मतलब कि ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों इस Q और P से इक्वी डिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अब हमने क्या बोल रहा है, ये आगे कह रहा है यूना वांट्स अ प्लांट अ थर्ड ट्री इन द गार्डन दैट इज़। अब क्या है कि यहाँ पर एक थर्ड ट्री लगाना चाहती है वो जो यूना है। अच्छा, अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट दे दी गई है कि नियरर टू Q देन P। ये प्लांट जो होना चाहिए, जो ट्री लगेगा, ये Q से करीब हो और P से दूर हो। तो देखिए वो किस रीजन में होगा, इस रीजन में होगा, Q के क्लोज़र होगा, मतलब इस रीजन में, राइट। मतलब इस रीजन में नहीं होगा क्योंकि इस रीजन की बात ही नहीं। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको समझाने के लिए क्रॉस डाल देता हूँ कि जो रीजन आपके लिए नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक रेड से क्रॉस डाल दूँ, दिस रीजन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये आपने ड्रॉ नहीं करनी है, मैंने मतलब आप पेपर में ड्रॉ कर दीजिएगा, आप क्रॉस डाल दें, बट ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये रीजन जो आपके काम का नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज़, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट बोल रहा है नियर, अच्छा, P के एंड मोर देन 18 मीटर फ्रॉम Q। अब क्या है, इस Q से 18 मीटर के से ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे, Q के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, बट सर्कल कितने रेडियस का होगा, कि 18 मीटर रेडियस का होगा। 18 मीटर तो आप रेडियस कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो हमें जो स्केल गिवन था क्वेश्चन में, ये जो स्केल गिवन था इसको यूज़ करेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो बताइए 18 मीटर इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 के इक्वल है, 18 3 के इक्वल है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस Q के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा जो मेरे पास 3 मीटर का होगा, लाइक दिस, सपोज, ठीक है, ये हो गया 3 मीटर का, 3 सेंटीमीटर का, सॉरी नॉट मीटर, 3 सेंटीमीटर का हम ये सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो अगेन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा मिलाकर, ठीक है। तो दिस इज़ 3 सेंटीमीटर सपोज। ओके, अब उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मोर देन 18 मीटर, इट मीन्स इस सर्कल के अंदर नहीं, इस सर्कल के बाहर। तो देखिए ये सारा आपका आंसर का क्या होगा, शेड इस रीजन को आप कर देंगे, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्ट, मतलब एक बाइसेक्टिंग लाइन के साथ जितना भी एरिया होगा वो आपका शेड हो जाएगा, और ये आपका आंसर होगा कि इस एरिया में कहीं भी वो प्लांट को ग्रो कर सकती है। ओके,
तो आपने जस्ट सिंपल सा सवाल है, अगर आप इसको आप अपने खुद घर पे करेंगे किसी पेपर के ऊपर तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपने किस तरह करना। आपने क्या करना, जब भी 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट की बात करेगा तो आपने बाइसेक्ट करना है लाइन को, ठीक है। और बाकी सर्कल ड्रॉ करने के लिए बोला तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने स्केल यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसको मैंने रेड और रेड से हाईलाइट किया हुआ। ये वो 2 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपको टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए मुश्किल नहीं है, बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपने इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCD। ओके, दिस इज गिवन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स होता है राइट एंगल, तो इट मीन्स हमें ये सारे एंगल्स गिवन है। दिस इज 90 डिग्री, B is 90 degree, D is 90 degree, and C is 90 degree. Okay. Next is E is the point on the diagonal AC such that DEC is 90 degree. This is also given. DEC is 90 degree. It means this angle is 90 degree given है, E angle. Prove that triangle ADC is similar to triangle DEC. ओके, ये हमारी मंजिल है जहाँ हमने पहुँचना है कि ADC और DEC को सिमिलर कर दीजिए कि ये एक दूसरे से सिमिलर है। गिव अ रीज़न फॉर ईच स्टेटमेंट यू मेक। हमने स्टेटमेंट लिखना है और उसका रीज़न भी लिखना है। ठीक है, सिमिलैरिटी में हमारे पास बहुत सारी कुछ कंडीशंस होती है जिस पे हम सिमिलर कर देते हैं, मतलब साइड एंगल साइड कर दें, किसी भी ट्रायंगल के साइड एंगल साइड को किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड से कर दें सिमिलर। इस तरह एंगल भी होते हैं, उनको अगर सिमिलर कर दें एंगल से तो ये भी हो जाते हैं हमारे पास सिमिलर। तो अब हमने देखना है कि किस कंडीशंस को ये फुलफ़िल कर रहा है। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में हमें कुछ गिवन है। क्या गिवन है हमें, देखिए अगर मैं ये लिख दूं कि एंगल ADC मतलब एंगल, अच्छा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इस ट्रायंगल को अलग से। तो देखिए अगर मैं इसको पहले ADC को ड्रॉ करता हूँ सपोज साइड में, जस्ट अपने काम को इजी करने के लिए, तो दिस इज़ A, दिस इज़ D, दिस इज C। ये उसने बोल दिया क्वेश्चन में ये राइट एंगल है, ठीक है। अब मैं DEC को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज दिस इज D, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास दिस वर्टेक्स इज D, दिस इज E, दिस इज C। ओके, तो अब देखिए नोटिस कीजिएगा एंगल C और एंगल C ये दोनों का कॉमन सेम है और ये दोनों राइट एंगल है। देखिए अब आपको बड़े आराम से समझ आ रहा होगा कि अगर मैं लिख देता हूँ एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल DEC, ऐसा ही है भाई। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, D और E। अब हम लिखेगा गिवन क्या, राइट एंगल है, दिस राइट एंगल गिवन, राइट, ये गिवन है क्वेश्चन में। हमने रीज़न भी लिख दिया इसके साथ। ओके, नेक्स्ट हम लिख देते जल्दी से पार्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में ये भी पता है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल, सॉरी ADC तो ऊपर मैंने लिख दिया है, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल DCE। क्यों भाई, ये कॉमन है ना भाई, ये कॉमन एंगल है दोनों का, देख लीजिए कॉमन एंगल है, आपको इसके अंदर नज़र ही आ रहा है कॉमन एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अब हमने क्या करना है, हमने लास्ट पार्ट और लिख देना है जल्दी से ताकि हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो जाए हमारा। अब देखिए नेक्स्ट रीज़न हम क्या लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट रीज़न में अगर किसी भी ट्रायंगल की, देखिए किसी भी ट्रायंगल की 2 एंगल्स अगर सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं ऐसी अगर थोड़ी देर बता दूँ, सपोज ये 90 डिग्री है और आपके पास ये 45 डिग्री है सपोज, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 45 तो ये वाला खुद ब खुद थर्ड एंगल भी सिमिलर हो जाते हैं, मतलब ये दोनों के 45 हो जाएंगे।
अगर किसी भी ट्राइंगल के टू एंगल्स को आप सिमिलर कर दें, ठीक है, तो थर्ड एंगल भी आपके पास सिमिलर हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हम क्या लिख देंगे, सिंस टू कॉरस्पॉन्डिंग angles are similar, therefore angle DAC is equals to angle ADC, या थर्ड एंगल भी सिमिलर हो जाता है, ठीक है। सो ट्राइंगल ADC is similar to triangle DEC, ओके। हेंस हमने लिख दिया कि ये एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ओके, सिंपल सी बात थी कि आपने दो ट्राइंगल के दो एंगल को सेम कॉन्ग्रेंट किया, इक्वल किया, और थर्ड एंगल भी उसका इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ पर बस ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा चीज़ें और सिमिलैरिटी जो है और कॉन्ग्रेंसीज है वो थोड़ा सा ड्राई टॉपिक है, उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वेश्चन 13 इज़ द मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 17। अब कह दिया इसने कि 5 नंबर्स हैं जिनका मीन 17 है। द नंबर्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पर हमने जो नंबर लिखने हैं 1 2 3, ये जो पार्ट यहाँ जो 5 ब्लॉक्स दिए हैं हमें, इसमें हमने इनके नंबर को लिस्ट कर देना है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है। ओके, कह रहा है द 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल। कह रहा है भाई 3 स्मॉलेस्ट नंबर, सपोज मैं ऐसे अपने लेट कर लेता हूँ, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने इसको एक्स से कह दिया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर एक्स हो जाएगा, सेकंड भी एक्स हो जाएगा, थर्ड भी एक्स हो जाएगा, 3 नंबर्स ने एक्स बोल दिए। द मिडिल 3 नंबर्स ऐड टू 35। अब मिडिल 3 नंबर क्या कर दिया उसने कि मिडिल 3 नंबर, देखिए ये मिडिल 3 नंबर हैं। अच्छा, अब नीचे भी पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर अगर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4x। सही है भाई, मेक साउंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 4x लिख देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि अब ऊपर पढ़ते हैं द मिडिल 3 नंबर्स एडेड टू 35। अब मुझे देखिए 3 नंबर तो ये मिडिल 3 नंबर, ये मिडिल 3 नंबर, दीज आर 3 नंबर्स, बट मुझे ये नहीं मालूम कि फोर्थ नंबर क्या है। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ फोर्थ नंबर इज़ y। तो अब क्वेश्चन में बोल दिया कि इन 3 नंबर को, यानी कि मैं अगर x प्लस y करूँगा तो वो 35 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है मिडिल 3 नंबर एडेड टू 35। अब एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ये बन जाएगा, अदर साइड शिफ्ट करेंगे तो 35 माइनस 2x हो जाएगा, दिस इज y। ओके, क्वेश्चन जो है मीन से रिलेटेड है, तो हम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सबमिशन x अपॉन n। तो सबमिशन मीन इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देंगे क्या, x प्लस y प्लस 4। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस y प्लस 4x डिवाइडेड बाय हाउ मेनी टर्म्स, 5, देयर आर 5 टर्म्स। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से y की वैल्यू को भी रिप्लेस कर देते हैं, 5 को अदर साइड शिफ्ट कर देते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 5 की वैल्यू क्या मेरे पास है 35 माइनस 2x प्लस 4x, हमारे पास ये हमने वैल्यू कर लिया। अच्छा, मैं नीचे इसको रब कर इरेज कर देता हूँ नीचे के नंबर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने जस्ट सपोजिशन के लिए बताए थे कि सपोज किया हमने ये। ओके, नेक्स्ट फर्दर कर लेते हैं इसको जल्दी से। तो फर्दर हम जब इसे करेंगे सॉल्व, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 85 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x प्लस 4x प्लस 35। नाउ 35 का अदर साइड शिफ्ट करते हैं, तो 85 माइनस 35 इज इक्वल टू 5x।
ओके, यहाँ अलग सॉल्व कर लेते हैं इस जगह पर थोड़ा सा ऊपर हम लोग। तो देखिए 85 माइनस 35, 85 माइनस नॉट 35, 3x मैंने लिख दिया था 35, तो 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 50/5, सिंप्लीफाई किया 10, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 10। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। तो मैं इधर वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 10, तीनों नंबर सेम थे, मैंने 10 10 10 लिख दिया। ओके, और लास्ट नंबर जो था 4x था, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10 इज़ 40, मैंने ये नंबर लिया। अब y इज़ मिसिंग है, तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ इस इक्वेशन में। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 35 माइनस 2 इंटू 10, तो y इज इक्वल्स टू 35 माइनस 20, y विल बी 15। तो हमारे पास सारे नंबर आ गए जो हमें लिखने थे। तो आंसर इज़ 10 10 10 15 एंड 40। हमने इसको एक ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, स्मॉलर से स्टार्ट किया है और लार्जेस्ट पे लेकर गए हुए हैं। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, ठीक है। और प्लीज़ अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन आ जाए। थोड़ी देर मुझे दीजिएगा, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 इज द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द स्टार्ट ऑफ अ साइक्लिस्ट जर्नी। ओके, हमें एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन मालूम करनी हमने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो अगर हम चेक कर लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 15 है और टाइम जो इस पॉइंट के ऊपर है वो है 20। सो 15 डिवाइडेड बाय 20 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक आंसर मेरे पास आ रहा है 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 तो हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, 3 डिवाइड बाई 4.0, 7 ज़ा 28, 2 रिमेनिंग, 0 5 ज़ा आई थिंक 0.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या मसला है मेरे माइक के साथ। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, माइक थोड़ा सा तंग कर रहा है मुझे। जस्ट गिव मी, ठीक है। ओके, तो आंसर मेरे पास आ गया, दिस इज 0.75। नेक्स्ट पार्ट में बोला डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट बिटवीन T20 टू T30। ओके, हमने क्या बताना है, T20 जब टाइम 20 था और टाइम 30 था, हमने बतानी इसकी मोशन कैसी थी। तो अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ में देखिए स्पीड टाइम ग्राफ जब भी हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो ग्रेडियंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो ग्रेडियंट जो होता है वो कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो कांस्टेंट स्पीड है इस वक्त इसकी, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड इज़ कांस्टेंट, स्पीड इज़ कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 50 सेकेंड। तो 50 सेकेंड का हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमने एरिया अंडर द शेप निकालना पड़ता है, तो हम इस शेप के अंदर एरिया निकाल लेंगे, देख लेंगे। तो देखिए आपके ऊपर है, आप इसको 3 एरिया में डिवाइड कर लें या 2 एरिया में डिवाइड कर लें। देखिए अगर मैं यहाँ देखता हूँ दिस इज़ ट्राइंगल, ये एक मुझे ट्राइंगल नज़र आ रहा है, दिस पार्ट इज़ रेक्टेंगल और दिस पार्ट इज़ ट्रेपेजॉइड। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 इसमें निकाल लेते हैं टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस की लेंथ कितनी दी है, 20 दी हुई है, हाफ इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 15, मैंने 515 लिख दिया, प्लस रेक्टेंगल गिवन है मुझे, तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है, 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज़ 15, मैंने 15 लिख दिया, प्लस ट्रेपेजॉइड लिखा हुआ है। ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। तो
तो हाइट मुझे जो गिवन है वो यहाँ पर गिवन है 30 to 50 जा रहा है ये, तो इट मीन्स 20 आ जाएगा इधर। और a प्लस बी, a लेंथ जो एक 5 लेंथ है और एक 15 लेंथ है, तो 5 + 15, इसे जल्दी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नाउ कैंसिल, 2 1 * 2, 2 10 = 20, 15 times 10 is 150, this is 150। now plus again 150 and plus 2 1 * 2, 2 10 = 20 और ऐड कर देंगे ये 20 मल्टीप्लाई तो 200, ये 200 आ जाएगा। इन सब को ऐड करते तो 500 मीटर मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। टोटल डिस्टेंस इज़ 500 मीटर। ओके, अगेन मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। दिस ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया 1 = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। और दिस इज रेक्टेंगल, एरिया 2 जो हो जाएगा मेरे पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। दिस इज अ ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला होता है हाफ, दिस इज एरिया 3, हाफ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, ठीक है। तो हाइट जो हो जाएगी हमारी वर्टिकल हाइट होती है और a प्लस बी पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये a हो जाएगी आपके पास, ये b हो जाएगी आपके पास और ये h हो जाएगी ट्रेपेजॉइड के लिए। बाकी सबको तो आपको पता है क्या करते हैं। ओके, क्वेश्चन 14 इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1 ईयर द वैल्यू ऑफ a बाईसाइकिल डिक्रीज फ्रॉम $200 to $160। ओके, कह रहा है किसी भी एक साल में जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है किसी बाइक की, बाइसाइकिल की, वो $200 से $160 हो गई है। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ द बाइसाइकिल। हमने परसेंटेज डिक्रीज़ निकालना है। तो देखिए डिक्रीज़ परसेंटेज जब निकालते हैं तो डिक्रीज़ परसेंटेज के लिए याद है कि फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम निकालते हैं डिक्रीज़ कितना हुआ है। डिक्रीज़ के लिए मैं यहाँ पर डिक्रीज़ परसेंटेज निकाल रहा हूँ, डिक्रीज़ परसेंटेज। तो हम पहले फर्स्ट देखते हैं डिक्रीज़ कितना हुआ, डिक्रीज़। फिर क्या है, तो ओरिजिनल अमाउंट हम देखते हैं, ओरिजिनल अमाउंट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने डिक्रीज़ निकाल लेंगे, 200 माइनस 160 = 40, ये $40 का डिक्रीज़ हुआ है। ओरिजिनल अमाउंट जो था मेरे पास 200 था, 200 से स्टार्ट हुआ था, सो मैंने 200 यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं तेज़ी से। तो सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल हो गया, 2 1 * 2, 2 20 आई थिंक दिस इज़ 20, सो 20% इज़ डिक्रीज़ है। हमारा काम हो गया, हमने अपने डिक्रीज़ को निकाल लिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह निकाला गया है। तो नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी से करते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। हमने इनइक्वालिटी सॉल्व, देखिए इनइक्वालिटी बिल्कुल इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बस आपको इसको परेशानी होने की इनइक्वालिटी का साइन है, तो आप जस्ट क्या करते हैं, इक्वेशन में हम जो अननोन जो वेरिएबल होता है उसको एक तरफ करते हैं, मतलब 2n + 6n इज़ ग्रेटर दैन 5 - 23। ओके, नाउ 2n + 6n = 8n इज़ ग्रेटर दैन -18। ओके, नाउ n इज़ ग्रेटर दैन -18/8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4 = 8, 2 9 = 18। सो n इज़ ग्रेटर दैन -9/4। तो हम जस्ट यहाँ पर लिख देंगे n इज़ ग्रेटर दैन -9/4। हमने और कुछ नहीं करना है, जस्ट डायरेक्ट आंसर लिख देना है, बात हमारी हो जाएगी पूरी। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे जल्दी से चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आ रहा है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। देखिए 4 टर्म्स जब भी फैक्टराइजेशन में होती है तो हम ग्रुप्स बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं और कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं और फिर कोशिश करते हैं उनके ब्रैकेट सेम आ जाए ताकि हमारे पास फर्दर सॉल्व होकर फाइनल आंसर आ जाए। तो लेट्स सी ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर हम देखिए हम फर्स्ट 2 इनका ग्रुप बना लेंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ और सेकंड टर्म को फोर्थ टर्म के साथ रीअरेंज कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं 3xy + 6px - qy - 2pq। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो रह जाएगा y + p।
remaining. Now minus q is common, again y plus sorry this is 2p not p, so this 2p यहाँ रह जाएगा. अब देखिए अगेन दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं, तो हम सही कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट यहाँ पर 3x माइनस 9 लिख देंगे. तो हमारे पास ये आंसर आ गया. सो हम यहाँ इसको लिख देते हैं y प्लस 2p एंड 3x माइनस 9. तो हमारे पास हमें आंसर मिल गया है 2 मार्क्स के लिए. तो हमारे 2 मार्क्स भी पूरे हो गए. देखिए अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को देखें तो हमें ज़्यादातर आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, बहुत इजी, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं. P1 में बेसिक चीज़ें ही पूछता है वो आपको. आप बेसिक्स पे ऊपर अगर आपकी कमांड होगी तो आप P1 बड़ा आराम से कर लेंगे, वरना आपको मुश्किलात में रहेंगे. आप बता रहा हूँ, आप बेसिक चीज़ें नहीं कर पाएंगे और इजी मार्क्स जो है वो बिल्कुल आपको लॉस कर देंगे और उसको दे देंगे एग्जामिनर को. तो आपने कोशिश करनी है वो मार्क्स जो बिल्कुल 100% सही आ सकते हैं उनको आपने लूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है. द डायग्राम शोज अ शेडेड रीजन ABCD. ओके, हमें एक शेडेड रीजन गिवन है, 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड है. हमने चेक करना है कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है. द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC इज गिवन. क्या है हमें दी हुई है, ये AC की इक्वेशन हमें गिवन है. तो देखिए हमारी तो ज़िंदगी आसान कर दी उसने, जो मुश्किल इक्वेशन थी उसी की इक्वेशन लिख दिया, मतलब AC दिस इक्वेशन इज गिवन, ये हमें गिवन है. अब कह रहे राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज़ दैट डिफाइन द शेडेड रीजन. तो शेडेड रीजन के लिए सबसे पहले हमने इनइक्वालिटीज़ में हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और हम चेक कर लेते हैं. पहले देखिए ये इनइक्वालिटीज़ है या इक्वल्स टू है. देखिए हार्ड लाइन्स है, सारी हार्ड लाइन्स. तो हम क्या करेंगे, एक नीचे ये साइन, ये वाला यानी इक्वल्स टू का साइन भी यूज़ करेंगे, या तो ग्रेटर लेस इक्वल्स टू या इक्वल्स टू गिवन है इसका. ओके, ये हमने 2 साइनें यूज़ करनी है. इसके बाद हमने क्या करना है, पहले हम देखिए हमारे पास एक लाइन ये दी हुई है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइन जो हम चेक कर लेते हैं. ये क्या दी हुई है भाई, ये -4 से पास हो रही है और y से. तो मैं लिख देता हूँ y इज़, ये ग्रेटर देन है. देखिए y के इस साइड जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो x से पास हो रही होती हैं, x से दिस इज x नॉट y, जो x से पास हो रही होती हैं ये सब ग्रेटर होती हैं. ये सारी लाइन यहाँ पर इस साइड ग्रेटर होता है, इस साइड लेस होता है. ये ग्रेटर होता है और ये लेस होता है. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया कि पहली लाइन x में से पास हो रही है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, दिस इज़ फर्स्ट लाइन जो हमें पता चल गई. सेकंड लाइन देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें BC यानी ये वाली लाइन BC हॉरिजॉन्टल दिख रही है, ये 2 में से पास हो रही है. तो सेकंड लाइन होती है y इज़, अब ग्रेटर देन और लेस, याद है कि y एक्सिस में ऊपर अप वाली साइड जितनी भी रीजन होता है वो ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर, और नीचे जो होता है वो लेस को रिप्रेजेंट करता है. सो ये हो गया लेस. तो यहाँ पर हमें देखिए ये रीजन ऊपर की तरफ है, लिहाजा हम क्या ग्रेटर, तो y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2, ये हमें ये भी पता चल गया. थर्ड लाइन जो है वो हमारे पास ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, बेसिकली वो क्या है, थोड़ी सी डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ है थर्ड लाइन. बट इस क्वेश्चन में हमें थर्ड लाइन ऑलरेडी गिवन है. देखिए मैंने कितनी आसानी कर दी उसने. तो हमने कुछ इसमें अपनी जान नहीं लगाने की ज़रूरत है, ना दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हमने जस्ट इसको ऐसे ही लिख देना है. बट ये देखना है कि इसमें ग्रेटर है कि लेस है. याद रखिए जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ, तो ये वाला रीजन जो होता है ये ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है और ये रीजन जो है वो लेस को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए यहाँ पर लेस वाला रीजन डिफाइंड है, तो इट मीन्स मैं क्या कर दूँगा, y इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -1/2x + 5. बात बन गई हमारी. सो हम यहाँ लिख देते हैं x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड y इज़ लेस देन इक्वल्स टू -1/2x + 5. 2 नंबर हमारे पूरे हो गए, 2 मार्क्स हमने गेन कर लिए जो हमें चाहिए था. ओके, मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो है ये हमारे पास एक सर्कल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है. जल्दी से हम देख लेते हैं. हमें एक सर्कल गिवन है, सर्कल के साथ बहुत सारी शेप्स गिवन है, इसके अंदर लाइनें दी हुई हैं. ये हमें ये पी क्यू जो ये टेंजेंट गिवन है हमें, यहाँ पर ये रेडियस गिवन है हमें, और बहुत सारी चीज़ें गिवन है. हमें क्वेश्चन पढ़ लेते, क्वेश्चन में आई थिंक ये एक्सप्लेन भी होगा. तो हम देख लेते हैं ABCD लाई ऑन अ सर्कल सेंटर O, सेंटर ऑफ सर्कल इज O. द लाइन PBQ इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट B. हमें बता दिया B इज़ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट गिवन है हमारे पास, दिस इज टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट है.
Okay, next is OCQ is a straight line. OCQ, where is OCQ? OCQ, OCQ, this is OCQ, ये मुझे लाइन दी हुई, ये लाइन मुझे दी हुई, AC OCQ इज a straight line. ठीक है, कह रहे फाइंड द x, हमने x मालूम करना है, तो x के लिए भाई हमारी अप्रोच होगी. तो देखिए अगर हम सर्कुलर प्रॉपर्टीज़ को याद रखें तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजेंट हमेशा रेडियस से 90 डिग्री होता है. टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री विद द रेडियस, या टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर विद द रेडियस. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ये एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री. भाई ये तो मेरी बात बन गई. तो एक काम करता हूँ, अब मेरे पास ये ट्राइंगल, तो मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लेता हूँ. कैसे फाइंड करूँगा भाई? 90 में से माइनस कर दूंगा 36 को, तो मेरे पास आ जाएगा ये वाला एंगल. तो अब इसे माइनस कर लेते हैं. 90 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 1 कैरी किया, यहाँ आ गया 4, या 8 बच गया, तो 8 माइनस 3 इज 5, दिस विल बी 54. ओके, ये हो गया 54. अब याद है कि 54 के ऑपोजिट एक्स है. हमने एक सर्कल प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि सर्कल के साथ अगर एक रेडियस के साथ हमारे पास सेक्टर आए और एक सर्कमफ्रेंस के साथ सेक्टर आए, ठीक है, तो दिस और दिस एंगल के दरमियान एक रिलेशन होता है. दिस एंगल अगर 2x है तो ये एंगल x हो जाएगा, यानी कि ये एंगल A और एंगल सर्कल का हमेशा हाफ और ट्वाइस का रिलेशन होता है. तो देखिए ये वाला एंगल 54 है, तो ये हाफ ऑफ द 54 हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 54 का हाफ. तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, तो मेरे पास आ गया 27 डिग्री. ओके, नाउ नेक्स्ट इज देखिए सर्कल प्रॉपर्टी है, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को आप रिव्यू कर लीजिएगा, प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा तो आपको ज़रा आसान होगा, वरना आप मैं बता रहा हूँ आप सर्कल प्रॉपर्टीज़ नहीं कर पाएंगे. इंशाल्लाह मुझे अगर टाइम मिला तो मैं सर्कल प्रॉपर्टीज़ की भी एक वीडियो डाल दूंगा, आप लोग के लिए अपलोड करूँगा, ताकि वो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी पेपर में. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 20 क्वेश्चन नंबर. फाइंड द, हमें एक मैट्रिक्स दिया है, उसके ऊपर -1 का साइन है, यानी कि इन्वर्स का साइन है. तो हमसे क्या पूछ रहा है भाई, इस मैट्रिक्स का इसका इन्वर्स निकाल दीजिए. तो इन्वर्स निकालना तो बड़ा आसान से कहा हमें, 1/a डिटरमिनेंट, यानी कि जो भी मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं. तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो -2 आ जाएगा. और इधर जो बाकी है यहाँ एडजेसेंट ऑफ a आता है. एडजेसेंट ऑफ a क्या होता है? इनकी क्रॉस में जगहें चेंज कर देते हैं, यानी 2 और 3 को स्वैप कर देते हैं, और इनकी जो दूसरा हमारे पास डायगोनल होता है वो हमारे पास हम इनके साइनेज चेंज करते हैं. ये 2 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा. ओके, नाउ इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 1/2 प्लस 1/6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सेम, इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 2 -1 3. फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 1/8 इज इक्वल्स टू 2 2 -1 एंड 3. अगर फर्दर सॉल्व करके हम इसको अप्लाई कर दें तो 2/8 बन जाएगा, ये भी 2/8 आ जाएगा, ये -1/8 आ जाएगा, एंड 3/8 आ जाएगा. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया है. और फर्दर सॉल्व कर लें तो मेरे पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा, इन्हें कैंसिल कर देते हैं. 2 1 2, 2 4 8, तो 1/4 आ जाएगा. यहाँ भी 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर -1/8 आ जाएगा, और यहाँ 3/8 आ जाएगा. ठीक है, दिस इज आंसर. तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/4, देन 1/4, देन -1/8 एंड 3/8. दिस इज फाइनल आंसर. ओके, याद रखिए जो ब्लैंक जगह उसने छोड़ी होती है, स्पेस गिवन होता है, हमने वहाँ अपना आंसर लिखना पड़ता है, वरना हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं. 1 मार्क फॉर आंसर, 1 मार्क फॉर वर्किंग. तो हमने अगर 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो हमने थोड़ी वर्किंग दिखानी है और फिर उसको आंसर लिख देना है. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम शोज द मासेस m ग्राम ऑफ 120 eggs. ओके, हमें eggs और मास गिवन है, तो मास हमें x एक्सिस में गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व गिवन है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट इस कर्व से कुछ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट इज यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट. व्हाट एस्टिमेट? द मीडियन. मीडियन क्या होता है? 50% ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं इस टेबल में देखूंगा तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कहाँ तक आ रही है? दिस इज 120. तो मीडियन पोजीशन हम निकालेंगे, तो मीडियन इज इक्वल्स टू
120 divided by 2, which will be 60. This is not median, this is position. Now use the cumulative frequency curve and find the value of the median. तो हम चेक करेंगे कि 160 कहाँ लाई करता है इस ग्राफ के अंदर. तो 60 ये रहा, 60 से मैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा लाइक दिस, एंड इसके बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग आकर नीचे मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा और देख लूँगा क्या वैल्यू आती है. ओके, दिस इज़ द फाइनल आंसर. तो ये 50 है, ये 60 है, तो आई थिंक दिस इज़ 58. तो मैं यहाँ लिख दूँगा 58 ग्राम्स. तो दिस इज़ 58. जी ऑलरेडी लिखा हुआ तो मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज होती क्या है? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. अगर मैं इंटर क्वार्टाइल यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, तो इंटर क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. ठीक है जी. तो अपर क्वार्टाइल क्या होता है? अपर क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू 75% ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है फ्रीक्वेंसी का. लोअर क्वार्टाइल जो होता है आई थिंक वो होता है 25% ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, लेट्स चेक कर लेते हैं जल्दी से क्या है. पहले हम अपर क्वार्टाइल फाइंड कर लेते हैं. तो अपर क्वार्टाइल जो हम निकालेंगे, अपर क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120. टोटल फ्रीक्वेंसी इज 20. कैंसिल करते हैं, 0 0 कट कर दिया, और आगे करते हैं 2 5 10 एंड 2 6 12, 5 1 5, 5 1 5 एंड 5 5 25. So 15 6 15 multiplied by 6 is equals to 6 5 30, 6 1 6, 7 8 9. This is 90. I think ये मेरे पास 90 आ रहा है. तो हम चेक कर लेते हैं 90 की वैल्यू कहाँ आ रही है क्वेश्चन के अंदर. देखिए ये मेरे पास ये भी पोजीशन बता रही है. तो अपर क्वार्टाइल हम चेक कर लेंगे 90 कहाँ आ रहा है. तो दिस इज़ 80, दिस इज़ 100, सो दिस विल बी 90. तो 90 से हम सीधी वैल्यू लेकर जाएंगे यहाँ पर, और हम यहाँ चेक कर लेंगे ग्राफ में हमारे पास कहाँ आ रही है. तो आई थिंक दिस इज यहाँ आ रही है. ठीक है. सो दिस विल बी आई थिंक 62. ये क्या है? अपर क्वार्टाइल है, यानी कि अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3 इज इक्वल्स टू 62. ओके, नाउ दिस 62. Let's find lower quartile. So lower quartile is equals to, as I told you, कि ये क्या होता है? 25% of the frequency होती है. तो 100 मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी इज सेम 120. सेम काम करते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 5 2 5 2 5, oh sorry, 2 5 and 2 6 5 1 5 5 6 5 30. सो लोअर क्वार्टाइल इज 30 आ गया मेरे पास. ठीक है जी, 30 आ गया. अगेन ये पोजीशन है, ये लोअर क्वार्टाइल नहीं है. तो 30 पर हम चलते हैं जल्दी से. 30 से हम लोअर क्वार्टाइल मालूम कर लेते हैं. तो दिस इज द 30. ये 30 आ गया मेरे पास, और मैंने यहाँ से नीचे वैल्यू फाइंड कर ली. दिस इज 51. तो Q1 इज इक्वल्स टू 51. ठीक है, ये लोअर क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल में लिख देता छोटा सा अपर क्वार्टाइल, और ये लोअर क्वार्टाइल. अब मुझे ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं ग्राफ के थ्रू. तो अब मैं इसको जल्दी से पुट करता हूँ, सिंप्लीफाई करता हूँ. तो मुझे फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पर कि इंटर क्वार्टाइल इज इक्वल्स टू क्या? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. ओके, दिस इज माइनस. तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. अपर क्वार्टाइल इज 62 माइनस लोअर क्वार्टाइल इज 51. व्हाट कम्स? 11. सो 11 इज योर आंसर. 11 ग्राम इज योर आंसर. ओके, होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी ये बात. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कह रहा है eggs are described as large if their mass is 63 ग्राम और मोर. देखिए, अगर 60 ग्राम से ज़्यादा या 60 ग्राम मास होगा तो उन एग्स को उसने क्या कहा है? ये लार्ज एग है.
हाउ मैनी ऑफ दीज एग्स आर लार्ज, तो हमने क्या करना है, ग्राफ के अंदर 65 ग्राम्स से ऊपर और 65 ग्राम्स तक के हमने सारे नंबर ऑफ एग्स देख लेने। तो हम क्या करेंगे, 63 ग्राम पर आएंगे जल्दी से। 63 ग्राम कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 63 ग्राम आई थिंक ये रहा आपके पास 62 के बाद। तो हम 63 ग्राम से ऊपर चलते हैं भाई, सीधे 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 सीधे, और ग्राफ के ऊपर इसको टच करते हैं और चेक करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी क्या आ रही है। नाउ इसकी वैल्यू कुछ 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 यहाँ आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम चेक कर लेते हैं भाई कितनी आ रही है। दिस वैल्यू इज़ 80 80 80। अगर हम यहाँ चेक करें बॉक्सेस को तो 80 से लेकर आई थिंक 10 बॉक्स ही हैं मेरे पास, 81, बट यहाँ पर 81, यहाँ पर हमारे पास 80 से 100 है। तो देखिए 20 को हमने 20 को 10 बॉक्सेस में डिवाइड करना है, तो आई थिंक 2 इक्वल्स हो जाएगा। तो हर एक सिंगल बॉक्स जो है 2 को डिफाइन कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज़, अच्छा ऊपर से यहाँ 100 से गिन लेते हैं, 100 से 2 डाउन हो रहा है, तो इट मीन्स 100 से 2 माइनस करते हैं, 100 से 4 माइनस करते हैं, तो यह आ जाएगा 94। तो दिस विल बी 94, राइट। तो 94 एग्स आ रहे हैं हमारे पास। अब वो कह रहा है कि मोर, तो 94 से जितने ज़्यादा हैं ये सारे लार्ज एग हैं, ये सारे लार्ज हैं, ये सारे लार्ज हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, 120 में से माइनस कर देते हैं 94 को, तो हमारे पास जो भी बचेगा वो क्या आ जाएगा, वो 94 से ऊपर के वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। तो हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 120 माइनस 94 इज इक्वल्स टू व्हाट कम्स 10 10 माइनस 6 1 या 11 11 माइनस 2 इज़ 26। आई थिंक दिस इज़ 26। सो दिस इज इक्वल्स टू 26। तो हम एक काम कर लेते हैं जल्दी से, हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो 26 एग्स हैं जो हमारे पास लार्ज कैटेगरी में आते हैं, 26। आई थिंक दिस इज डन। ठीक है जी, होपफुली आप लोग को समझ आ रहा होगा सारा कुछ। मैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से कि सारा आप लोग को कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में मसला ना हो और आप लोग ईजिली चीज़ों को समझ लें, ठीक है। एक दफ़ा और देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास सही हमने किया है ना। 63 ये रहा, 63 से हम लोग ऊपर आए, ये हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ अगर आते हैं 81 82 84, ये हो गया 90 92 94। आई थिंक दिस इज़ 96, सॉरी 96 है ये, सॉरी मैंने 94 लिख दिया, दिस इज़ 96 है, दिस इज़ 96। ये जो आपके पास आ रहा है ये 96 आ रहा है, 94 माइनस मैंने कहा तो था, ठीक है, मैंने थोड़ी गलती, मेरी मिस्टेक थी। तो दिस इज़ 94, तो हम यहाँ पर 96 लिख देते हैं जल्दी से। ये 96 हो जाएगा, तो ये जब 96 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, तो ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा 24 से, और ये बन जाएगा 96 से ये बन जाएगा 20, आई थिंक 24, ऐसे ही बनेगा 24। तो आपके पास यहाँ वैल्यू जो आ रही है 24 तक आ जाएगी मेरे ख्याल में, ठीक है। 24 हम लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, आप देख लीजिएगा ग्राफ में थोड़ी बहुत ग्राफ का एरर आ सकता है, हमारे पास ह्यूमन एरर, लेकिन मेरे लिहाज से 24। ओके, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। 63 पर मैं आंसर चेक कर लेता हूँ बुक से, मेरे ख्याल में मार्किंग इसकी मेरे पास होगी। तो मार्किंग इसकी मेरे पास है, ठीक है। फिर भी देख लो 93 और 63 ना, 63 मेरे पास जो आ रहा है, मैं यहाँ से जो चेक कर रहा हूँ 63 ओए होए 63 बेटा यहाँ, ठीक है 63 सही है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन। हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हमारे पास हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमने इंडिसेस रूल पढ़ चुके हैं, जब हमें पावर फाइंड करनी होती है तो पावर हमें बेसिस को सेम करना पड़ता है। तो मैं 27 की जगह 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई के लिख सकता हूँ, और 9 की जगह 3 पावर 2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बेसिस को सेम कर दे तो इंडिस पावर सेम हो जाएगी। तो 3k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 2/3। बहुत आसान सा सवाल था, बिल्कुल बच्चों वाला। तो हमने इसके अंदर भी हमें 2 मार्क्स दिए। 2 मार्क्स कितने, वो आराम से पेपर में
जो बच्चा अगर बहुत 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 इजी चीज़ें भी पढ़ के चला जाता है लेकिन अच्छे तरीके से, तब भी वो पास आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि बहुत आसान पेपर। देखिए 1 मार्क्स, ये 2 मार्क्स जो वो बेसिकली बांट रहा है, ऐसा लग रहा है वो बांट रहा है कि ले लीजिए आप, बट हम खुद ही हैं कि हम कोशिश करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं है, तो हमारे पास ये मार्क्स हम ले नहीं पाते, हम भूल जाते हैं कि कैसे करना है इनको सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट इज सिंप्लीफाई। अगेन होल पावर -1/2 लिखी हुई है, तो हम एक काम करते हैं, जब भी पावर फ्रैक्शन में होती है तो उस फ्रैक्शन को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो 16 को हम 2⁴ लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 2⁴, 4⁴ 8 16 डिवाइडेड बाय x⁴ 8 हमने ऐसे लिख दिया, होल पावर -1/4। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, x⁴ मल्टीप्लाई बाय 4, हम पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, डिवाइडेड बाय x⁴ 8 मल्टीप्लाई बाय -1/4। ओके, सो फर्दर सॉल्व करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया दिस इज़ 2, यार मैंने x लिख दिया। अब मेरी एनर्जी लेवल भी कम होती जा रही है, तो मैं देखिए गलतियाँ करता जा रहा हूँ, इसलिए एनर्जी लेवल अगर आपका कम होगा ना तो आप खुद ब खुद मिस्टेक करना शुरू कर देंगे। तो ये है 2 आपके पास लिखा हुआ, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2⁻⁻1 डिवाइडेड बाय x⁻⁻2 आ गया यहाँ पर। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें और पॉजिटिव इंटीजर्स में अपने आंसर को दें, तो हम क्या करते हैं, इनको स्वैप कर लेते हैं। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएंगे, डिनोमिनेटर को नीचे लेकर आ जाएंगे, हम ये काम कर लेंगे। और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर को नीचे लेके जाएंगे, तो हमारे पास x ऊपर चला जाएगा, 2 पावर बन जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो फाइनल आंसर x²/2। ओके, शुक्र अल्लाह का हम लोग 23rd तक पहुंच गए हैं। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, कह रहा है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द x+1² व्हेन x इज़ 1, y इज़ 5, फाइंड द वैल्यू y व्हेन x इज़ 9। तो हमने क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल की पहले हमने इक्वेशन बनानी पड़ेगी, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x+1², ये लिखा हुआ है इसने। तो हम इसको y इज़ इक्वल्स टू k/x+1² लिख सकते हैं। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ k, सो y इज़ गिवन 5 एंड k एंड x इज़ ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन 1+1² 5 इज़ इक्वल्स टू 1+2², 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल्स टू k। सो k की वैल्यू मेरे पास आ गई, k इज़ इक्वल्स टू आ गई 20। सो k की वैल्यू मैंने निकाली। अब जल्दी से k की वैल्यू को यूज़ करके इसी फॉर्मूले में जो हमारा मेन इक्वेशन है इसी के साथ खेलना है हमने। तो हमने अब यहाँ पर क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो y इज़ इक्वल्स टू k की वैल्यू मुझे मालूम है 20 और ठीक है, x की वैल्यू मुझे गिवन है क्या 9 + 1 का होल स्क्वायर, y इज़ इक्वल्स टू 20 ओवर 10 स्क्वायर, y इज़ इक्वल्स टू 20/100। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, y इज़ इक्वल्स टू 222 पॉइंट आई थिंक 0.2 आ रहा है मेरे पास आंसर, ठीक है। तो हमारे पास 0.2 आंसर आ गया इसका, 1/5। या हम इसको हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/5 लिख देते हैं ताकि आपकी आसानी के लिए जो y इज़ इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। आप फ्रैक्शन में लिख दीजिए 1/5 इज आंसर, ठीक है। ओके, दिस क्वेश्चन इज डन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन मुझे गिवन है, फंक्शन का क्वेश्चन है ये, और g ऑफ x एक फंक्शन मुझे गिवन है 2x + 6 है। फाइंड द वैल्यू f ऑफ x इज 3, हमें x की वैल्यू गिवन है तो हम f ऑफ 3 निकाल लेंगे जल्दी से। f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 × 3² + 7 × 3 + 4। नाउ 3² is 9, 9 2 is 18 + 7 3 is 21 + 4। हम इन सबको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43। तो 43 इज़ आंसर, हम यहाँ लिख देंगे 43, ठीक है जी। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं, करें जी इनवर्स। सो जी के फंक्शन को हमने इनवर्स बनाना है तो हम पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। जी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 6। ओके, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 2x + 6। हमने g ऑफ x को सपोज के लिए y की इक्वल है। नाउ x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, y - 6 इज इक्वल्स टू 2x। सो x विल बी y - 6/2। अब रिप्लेस कर देते हैं x की जगह f इनवर्स x और y की जगह x को x + 6/2
टू, सॉरी नॉट प्लस, माइनस है ये, तो हमने यहाँ पर x माइनस 6 लिख देना है, तो मेरे पास आंसर आ गया x माइनस 6 ओवर 2. दिस इज ऑल्सो डन. नाउ सॉल्व f ऑफ x माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 1. सो मैंने f ऑफ x की वैल्यू डालनी है, g ऑफ x की वैल्यू डालनी है और इक्वल टू 1 कर देना है और मैंने आंसर निकाल लेना है. तो f ऑफ x इज गिवन इन क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस g ऑफ x के लिए 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1. देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ कर लिया है, क्योंकि जब भी नेगेटिव साइन आता है हम ज़रूर ब्रैकेट यूज़ करें, वरना अक्सर बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 2x के साथ माइनस लगा देते हैं, बाकी के साथ प्लस ही रहने देते हैं. बट अभी देखिए जब माइनस अप्लाई करेंगे तो दोनों की साइनें चेंज जाएंगी. 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1. नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसको जल्दी से इक्वल टू 0 कर लेते हैं. नाउ प्लस 5x आ जाएगा यहाँ पर, देन minus 2 minus 1 is equals to 0. 2x square plus 5x minus 3 is equals to 0. Now break the middle term कर लेते हैं, तो break the middle term में 3 2 6 हो जाएगा और 6 1 6 is equals to 5. तो 2x square plus 6x minus x minus 3 is equals to 0. हमने इसको break the middle term कर लिया, 6 और 1 फैक्टर बना लिए. So 2x again common, so x plus 3 minus 1 common, x plus 3 is equals to 0. Now x plus 3 and 2x minus 1 is equals to 0. So 2x minus 1 is equals to 0 और x plus 3 is equals to 0. दो आंसर आ जाएंगे, तो x is equals to हो जाएगा 1 over 2 और x is equals to minus 3. तो हमारे पास दो आंसर आ गए, 1 over 2 और minus 3 के. तो हमने जस्ट यहाँ पर पुट कर देना है. फर्स्ट आंसर इज 1 over 2 एंड माइनस 3. ओह ओके जी, आई थिंक बी भी हो गया हमारे पास. दिस इज लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 25. टॉपिक इज सेट्स एंड वेन डायग्राम. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमाया है, थोड़ा जाहिर से मुश्किल, जब मैंने इसको रेड के हाईलाइट किया हुआ है, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और कोशिश करते हैं ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाए. 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज़, आर्ट ए, डांसिंग डी एंड गार्डनिंग जी. 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़. 12 डू art only. 4 do dancing and gardening but not art. 1 student does all 3 activities. तो देखिए हम पहले वेन डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. कंप्लीट द वेन डायग्राम, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा याद रखिएगा वेन डायग्राम कहाँ से कंप्लीट करना शुरू करते हैं, जहाँ पर ऑल की बात आती है, तीनों में जहाँ कॉमन होता है. हम यहाँ पर सिर्फ कह रहे हैं 1 स्टूडेंट टेक पार्ट, जो कि वो ऑल एक्टिविटीज़ में करता है. तो दिस इज़ द रीजन वेयर ऑल 3 पार्ट है. ठीक है, तो 1 मैंने रख दिया यहाँ पर, जहाँ पर तमाम को इनका इंटरसेक्शनिंग पॉइंट है. इसके बाद कहता है कि 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी एक्टिविटी. तो 5 को हम क्या करते हैं भैया, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं कि आप तो यहाँ से बाहर चले जाओ. ठीक है, आपको यहाँ काम ही नहीं है. ठीक है, इसके बाद कहता है 12 डू ओनली डू आर्ट ओनली. 12 जो है आर्ट ओनली करते, तो ओनली वाला पार्ट ये रहा. ये वो बच्चे जिनको आर्ट बड़ा पसंद है, जो आर्ट ही करते रहते हैं. ठीक है, 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग. डांसिंग और गार्डनिंग में 4 आ जाते हैं, तो ये गार्डनिंग और डांसिंग जो है यहाँ पर जी आ रहा है. ये 4 बच्चे यहाँ पर, 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं. ठीक है, ये डांसिंग और गार्डनिंग है. कह रहा है फिर हमने 1 स्टूडेंट तो लिख ही चुके, हमने सारी चीज़ें फिल कर चुके. क्या आ रहा है, ऑन द वेन डायग्राम द रेशो x रेशो y रेशो z इज़ 1:2:3. हमें रेशोज़ गिवन हैं जो 1:2:3 x y और z के हैं. अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ x y एंड z. हमने x y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी. कि मैंने आपको कहा था कि मैंने रेड से उनको हाईलाइट किया है जिनमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है. देखिए मुश्किल नहीं है वो भी, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़. जैसे पीछे हमने LCM को देखा था, वो रेड से मैंने उसको हाईलाइट किया था, क्योंकि वो थोड़ा मैंने उसको डिफ़िकल्ट में इसलिए डाला था कि उसमें सोचना था थोड़ा सा. फिर मैंने आपको सिमिलैरिटी को डिफ़िकल्ट में डाला था, उसमें सोचना था. ठीक है, फिर मीन का हमने डिफ़िकल्टी में डाला था, उसमें हमने सोचना था. तो देखिए जो मैंने डिफ़िकल्ट में डाले हैं वो सिर्फ सोचने के लिहाज से हैं, बाकी उसमें बहुत लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं है. तो अगर हम देखिए वेन डायग्राम यूज़ करते हैं
तो देखिए टोटल कितने थे यहाँ पर, टोटल 40 यहाँ पर पीपल थे जो इसमें पार्ट कर रहे थे। तो हम एक काम करते हैं, वेन डायग्राम की जो हमारे पास रूल है कि सम ऑफ ऑल द वेन डायग्राम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर। तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं भाई 12 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस 4 प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 40। सही है भाई, ये चीज़ तो सबको पता है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने। अब स्टार्ट करने के बाद हमने देखिए हमने मालूम क्या करना, वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फाइंड करनी है। ओके, फर्दर सॉल्व कर ले, 12 और 5 को और 1 को ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो 12 5 1 ऐड करते हो, आई थिंक ये आ जाता है 18 प्लस आई थिंक मैंने दो जगह दो चीज़ें लिख दी हैं, मैंने कुछ गलत लिख दी, 2 वाई लिख दिए मैंने यहाँ पर। तो मैं इसको सही कर लूँ, मैं इसको दोबारा लिख दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, सही करने में और गंदगी होगी मेरे पास। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, अगेन लिखा 12 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस 4, ये 4 था जो मैंने वाई लिख दिया था, प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल्स टू 40। आई थिंक अब मैंने सही लिख दिया हो, होपफुली मैंने लिख दिया हो सही। अच्छा ओके, अब यहाँ जल्दी करते हैं, तो ये आ जाएगा 18, यहाँ पर आ गया, प्लस 4 भी है इसके अंदर, तो प्लस 4 भी लिख ही लेते हैं यार, मैंने बाद में कर दिया, अब क्या कर सकता हूँ, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 40 आ गया। अब यहाँ फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 22 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 40। So x plus y plus z is equals to 40 minus 22. So x plus y plus z is equals to 18। मेरे पास क्या आ गया, sum of x plus y plus z, यानी sum of x y and z जो है वो मेरे पास 18 आ गया। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में एक हिंट देखता हूँ तो इसमें बोला है कि x plus y plus z का रेशियो जो है वो है 1/3। सम ऑफ रेशियो निकाल लेते हैं, मैं यहाँ पर सम ऑफ रेशियो निकाल लेता हूँ, सम ऑफ रेशियो। तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए हमने रेशियो के फॉर्मूले से याद है, हमें अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज़ 1, सम ऑफ रेशियो इज 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल इज 18। अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 6 1 6, 6 3 18, सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। y के लिए जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, y इज 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 6 मल्टीप्लाई बाय 18, सेम काम 3 टाइम्स, 3 2 6, दिस इज 6। नाउ z इज इक्वल्स टू 1 3 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 18, कैंसिल किया 3 3 3 9। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल था जो कि बहुत मुश्किल वर्डिंग में था हमें करने के लिए, हमने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने काम किया कि एक दफ़ा और रिपीट करता था, इक्वेशंस हमने बनाई, इक्वेशन बना के हमने वहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। जब ये वैल्यू आ गई मेरे पास तो मैंने सम ऑफ रेशियो भी फाइंड कर लिया जो मेरे पास 6 आ गया। फिर हमने क्या है, रेशियो के मेथड में इसको अप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिए। नौ ला जल्दी सी और डी, आई थिंक देखो शुक्र है हमारा पेपर ख़त्म हो गया है, 2 पार्ट रह गए सिर्फ। नाउ सी पार्ट इज वन सबसेट इन द वेन डायग्राम इन पार्ट ए हैज़ नो स्टूडेंट। अब देखते हैं हम भाई एक सबसेट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट नहीं है, कौन सा भाई वो सबसेट, हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, भाई ये जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं है, जो बेचारा आराम से बैठ के चिल मार रहा है, और वो स्टूडेंट जो है कहीं इधर उधर अपने आप को घुमा रहा है। ओके नाउ तो ये ऐसा सबसेट है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो सबसेट है जिसके अंदर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मतलब खाली खाली गुजर रहा है ये। अब क्या कहता है, यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब दिस सबसेट। इस सबसेट को हमने डिस्क्राइब करना है। अब कैसे डिस्क्राइब करें भाई इस सबसेट को, हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि ये ए और जी के इंटरसेक्शन वाले एरिया में आ रहा है। देखिए ये ए है आपके पास, मैं इसको बता दूँ, ये आपके पास सॉरी ये ए पार्ट है, ये जी पार्ट है, और ये ए और जी के इंटरसेक्शन वाले एरिया में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले फॉरन ए इंटरसेक्शन जी, ए सॉरी पेन में चेंज कर लूँ, ए इंटरसेक्शन जी, सही है भाई, ये हो गया।
ये तो ए इंटरसेक्शन जी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन जी को शेड करूँगा तो मैं इस पूरी डायग्राम को शेड कर लूँगा, ठीक है, दोनों सर्कल को। इसके बाद ये डी के से आउटसाइड ऑफ द डी है, यानी कि डी को हटा करे। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डी को आउटसाइड ऑफ डी, अगर मैं करूँगा डी कॉम्प्लीमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो डी कॉम्प्लीमेंट, और इसको अगर हम लोग इंटरसेक्ट कर देंगे तो मेरे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा भाई ए इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट। अगेन देख लीजिए डी कॉम्प्लीमेंट में, यार थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे, अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा। देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये मेरे पास ये ए है, ये डी है, ये जी है, ओके। तो देखिए अब मैं इसका नाम भी ये देता हूँ ए डी जी। अब जरा देखिएगा, अगर मैं करता हूँ डी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं यहाँ डी कॉम्प्लीमेंट बनाता हूँ, डी कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स डी के अलावा सारी चीज़ों को हाईलाइट कर दी, डी के अलावा, ठीक है। तो मैं डी को टच नहीं करूँगा, डी के अलावा सब हाईलाइट कर लूँगा, ये सब डी के अलावा हाईलाइट हो गया, दिस ऑल पार्ट इज हाईलाइटेड, डी के अलावा, डी को छोड़कर कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एक और बनाता हूँ इसी के बराबर में, जो मैं आपको ए इंटरसेक्शन जी को बताता हूँ, सेम बनाता हूँ ए इंटरसेक्शन जी। दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज डी, ए डी और जी, ओके। तो अगर मैं इसको दोबारा इसको भी शेड कर देता हूँ मैं जल्दी से, वही ऑरेंज से ही। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन जी फाइंड कर रहा हूँ, तो ए इंटरसेक्शन जी किसको शेड करूँगा मैं, देखिए मैं इसको शेड कर दूँगा सब कुछ, इसको, ये सारा बट दिस पार्ट। अब मैं अगर इन दोनों का कॉमन पार्ट देखूँ, कॉमन, तो कॉमन को मैं ज़रा सा अलग कलर से करता हूँ, आई थिंक ये ले लेता हूँ। अब देखिए कॉमन एरिया जो इसका और इसका, देखिए ये वाला पार्ट इसमें भी शेड है, ये वाला पार्ट, राइट, और ये वाला पार्ट इसमें भी कॉमन है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है, ये वाला पार्ट इसमें भी कॉमन है। सॉरी मैंने ए यूनियन बना दिया, आई एम सॉरी, मुझे मिस्टेक मेरी होगी थोड़ी सी, वही मैं कहूँ थोड़ा सा मामला अजीब सा लग रहा है मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसी ब्लैक पर आ जाता हूँ जल्दी से, मैं आपको वो मैंने यूनियन वाला शेड कर दिया था, इंटरसेक्शन शेड नहीं किया था। तो ये आपके पास ए डी और जी है। तो अगर मैं इसको शेड करता हूँ जल्दी से, तो शेड करने में मेरे पास ए इंटरसेक्शन जी को अगर शेड करता हूँ, ए इंटरसेक्शन जी को, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट से भी ये वाला, दिस होल पार्ट इज इंटरसेक्शन जी। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देख लीजिए क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट वही सबसेट आ रहा है जो उसमें दिया हुआ था। ये वाला पार्ट देखिए, ये इसका भी कॉमन है शेडेड, हाँ, और ये इसमें भी शेडेड ही है। तो हमारे पास, इसलिए मैंने ये वाला आंसर लिखा था। होपफुली आपको आंसर आ गया होगा समझ। जब आप इन दोनों का यानी कि डी का इंटरसेक्ट करेंगे किससे, ए इंटरसेक्शन जी से, तो आपके पास यही वाला पार्ट शेड आएगा फाइनली जो हमने किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट में जल्दी से इसको अगर मैं चलो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोग को ओके। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए। देखिए आप इसकी बोले नंबर ऑफ एलिमेंट है, पहले डी यूनियन जी देख लेते हैं भाई, पहले डी यूनियन जी सेट बना लेता हूँ मैं जल्दी से। डी यूनियन जी, डी यूनियन जी, तो मेरे पास क्या आ रहे हैं भाई, सबसेट क्या आ रहा है मेरे पास डी यूनियन जी के, डी ए रहा, जी ए रहा, तो आ रहा है एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, 1 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। सॉरी ये सबसेट है, रुक जाओ, हाँ इसे इरेज कर दूँ, मैंने कॉमा लगा दिया था प्लस के साथ।
1 आ रहा है और 4 आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास डी के सेट है, डी यूनियन जी। अच्छा, डी यूनियन जी 1 और 4 भी आ रहा है और इसके बाद जेड भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, सॉरी जेड भी आ रहा है। ये डी यूनियन जी के सेट, ये सारे सेट डी यूनियन जी के, ठीक है। इसके बाद मैं अब ए सेट भी लिख लेता हूँ। ए सेट क्या लिखा हुआ है, ए सेट जो आपके पास लिखा हुआ है भाई, ए इज़ ये रहा आपके पास ए लिखा हुआ, दिस इज़ ए होल ए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है लिखा हुआ, एक्स आ रहा है और 1 आ रहा है। अब हम इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट निकाल लेते हैं जो दोनों में एक जैसे है ना। नंबर ऑफ़ एलिमेंट हम निकाल लेते हैं क्या, डी यूनियन जी इंटरसेक्शन ए के। तो देखिए कॉमन देखते हैं क्या आ रहे हैं, एक्स आ रहा है और +1 आ रहा है, ठीक है। एक्स भी आ रहा है, ये रहा एक जैसा, और ये 1 आ, नंबर ऑफ एलिमेंट है तो प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अब एक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ फाइंड कर चुका हूँ 3, तो मैं लिखूँ 3 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर आ गया 4। ओके, अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पेपर सॉल्व हो गया है पूरा, और मैंने कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझाऊं, आप लोग को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है प्रॉपर। और आप नोटिस करें तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं थी, इजी चीज़ें थी, बस प्रैक्टिस की कमी थी। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग 9 में और 10 में ज़्यादा पढ़ते हैं, 9 और 10, 8, 9, 10 में, 11 में इतना ज़्यादा नहीं होता इनका। इसलिए याद रखिए, अगर आप बुक 2 को ज़्यादा कवर करते हैं तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि इस पेपर को बड़े आराम से कर लेंगे। तो बुक 2 को और बुक 3 के कुछ टॉपिक्स को अच्छी तरह से कर लें तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी अपलोड करता रहूँगा वीडियोस को। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन जो है जल्दी से मिल जाए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्यूरी देन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इंशाल्लाह ताला विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।